हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आइए देखते हैं आज का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को 11 मई 1993 ईस्वी को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा था? कौन से न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ महाभियोग चलाया गया था, महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था जो असफल रहा था, और यह 11 मई 1993 ईस्वी को लाया गया था? कौन से न्यायाधीश थे? तो न्यायमूर्ति बी रामास्वामी थे, और इन्हीं पर महाभियोग प्रस्ताव को लाया गया था जो असफल रहा था। तो महाभियोग क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया तो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा कि सिर्फ राष्ट्रपति के लिए लाया जाता है, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है कि महाभियोग की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध भी लाया गया। तो महाभियोग है क्या? महाभियोग भारतीय संविधान में इस प्रक्रिया को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग को आपको भी पता होगा। महाभियोग की प्रक्रिया महाभियोग एक ऐसा प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए ये लाया जाता है प्रस्ताव को, महाभियोग को। और इसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 61, 124 का 4 में और 5 में और 217 और 218 में इसका प्रावधान किया गया है संविधान में। जब संविधान का उल्लंघन दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो जाए, जब संविधान का उल्लंघन हो या फिर किसी प्रकार का दुर्व्यवहार या फिर उनकी जो अक्षमता है, तो अगर वो इस तरह की कोई भी इस प्रकार की कोई भी बातें अगर उसकी साबित हो जाती है, तो उसके अगेंस्ट में महाभियोग प्रस्ताव को लाया जाता है। तो किसी भी सदन में इसको लाया जा सकता है महाभियोग को, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, किसी भी सदन में ला सकते हैं। लोकसभा में पेश के लिए यही एक नियम है कि 100 सांसदों का मत होना चाहिए, और राज्यसभा में अगर आप लाते हैं, उसको पेश करते हैं, तो 50 संसद का मत होना चाहिए। तो भारत में सिर्फ राष्ट्रपति को ही महाभियोग द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया है। हालांकि इस पर विवाद है, जैसे कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ भी है कि सुप्रीम कोर्ट के जज बी रामास्वामी को महाभियोग का सामना करना पड़ा था, और ये महाभियोग का सामना करने वाले पहले जज इनको माना जाता है। पहले जज थे जिन्होंने 1993 में महाभियोग का सामना किया था, लेकिन यह महाभियोग का प्रस्ताव जो था असफल रहा था। न्यायमूर्ति बी रामास्वामी के अगेंस्ट में जो महाभियोग लाया गया था 1993 में, वो असफल रहा था। तो यही है महाभियोग की प्रक्रिया कि संविधान का अगर उल्लंघन होता है या फिर किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है, तो उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक उम्र के बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे सबसे ज़्यादा उम्र के, सर्वाधिक उम्र का ये बनने वाले थे प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ रखी गई थी? तो 1963 में फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। 1963 में कांग्रेस का अधिवेशन जब फैजपुर में हुआ था, फैजपुर अधिवेशन में ये बंगाल में है, और 1936 में हुआ था, 50वां अधिवेशन था ये फैजपुर अधिवेशन। और अध्यक्ष थे नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्राइम मिनिस्टर हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उस समय अध्यक्षता इन्होंने ही किया था फैजपुर अधिवेशन का। और ये पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में हुआ था, फैजपुर अधिवेशन 1936 का पहली बार ये अधिवेशन गांव में हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन। और 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित हुआ था इस अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? जजिया कर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। जजिया कर क्या था? तो जजिया कर हिंदुओं पर लगाने वाला एक प्रकार का टैक्स था, कर था, जो हिंदुओं पर लगाया जाता था, गैर हिंदुओं पर लगाया जाता था। मुस्लिम क्षेत्र में जो हिंदू रहते थे उन पर लगाया जाता था। तो जजिया कर एक प्रकार के धार्मिक कर था जो गैर हिंदुओं पर लगाया जाता था। इस्लामी राज्य में केवल मुसलमानों को ही रहने का अधिकार था,
रहने का ही अनुमति थी 7वीं शताब्दी में। और यदि कोई गैर मुसलमान उस राज्य में रहता था तो उसको जजिया कर देनी पड़ती थी। तो भारत में जजिया कर लगाने का प्रथम साक्ष्य मिलता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था सबसे पहले जजिया कर भारत में। और मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद इसको बाद में देखने को मिलता है, तो मोहम्मद बिन कासिम ही था इसको सबसे पहले लगाने वाला। उसके बाद फिरोज तुगलक जो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। उस समय तक तो ब्राह्मण को जजिया कर से बाहर रखा गया था, लेकिन फिरोज तुगलक पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। 1564 में आगे आकर के अकबर के द्वारा जजिया कर को हटा दिया गया था। मुगल शासक था ये अकबर, और उसी के द्वारा जजिया कर हटा दिया गया था। तो सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम का श्रेय जाता है जजिया कर लगाने का, जो गैर हिंदुओं पर लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर राज्य गुजरात में सरदार सरोवर बांध बना है। सरदार सरोवर बांध की अगर बात करें तो सरदार सरोवर बांध भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है और यह नर्मदा नदी पर बना है। इसकी लंबाई लगभग 138 मीटर ऊंचा है और इसका लंबा ऊंचाई है 138 मीटर और लंबाई है 1210 मीटर के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था? तो सम्राट अशोक का पिता का नाम था बिंदुसार, उनके दादा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी राष्ट्रों और जातियों के नाविक मुसलमान, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज इस समुद्री डकैत सरदार के सुर्ख लाल रंग के झंडों का सम्मान करते थे। यह प्रसिद्ध कथन निम्न में से किसके संदर्भ में है? तो कान्होजी आंग्रिया के संदर्भ में है। कान्होजी आंग्रे मराठा नौसेना के एक भारतीय एडमिरल थे, तो इन्हीं के संदर्भ में एक कथन कहा गया है कि सभी राष्ट्रों और जातियों के नाविक मुसलमान, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज इन समुद्री डकैत सरदार के सुर्ख लाल रंग के कपड़ों का सम्मान करते थे। तो ये कान्होजी आंग्रिया थे और एक कान्होजी आंग्रे जो थे मराठा नौसेना के एक भारतीय एडमिरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल कहाँ मिले थे? सबसे पहले सिंधु सभ्यता का 2 प्रमुख स्थल मिला था, पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों अभी पाकिस्तान में चला गया है। तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? तो राजीव गांधी सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बने थे, इंदिरा गांधी के बाद इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 ईस्वी में की गई थी। इसके महासचिव थे देवव्रत बिश्वास, फॉरवर्ड ब्लॉक की महासचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदस्य न होते हुए भी कौन संसद के किसी भी सांसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है? मत देने के बिना मत दे बिना कौन ऐसा सदस्य है जो कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, जो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, नहीं होते हुए भी कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं? तो विधि सचिव संसद का किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी ये कार्यवाही में सीधा ये हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत। तो सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। सती प्रथा पर रोक 4 दिसंबर 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटी के अगुवाई में हुआ था और राजा राम मोहन जैसे भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से भारत में सती प्रथा पर रोक लगी थी और इस सती प्रथा जैसी जो हमारे समाज में कुप्रथा थी इस पर रोक लगा दिया गया था।
तो 1829 ईस्वी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास होती है वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति। हालांकि कार्यपालिका तो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद भवन पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में संसद भवन का उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के 2 सदन होते हैं, आपको पता ही होगा, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समयांतराल होता है? तो लगभग 6 महीना। 6 महीना का ये लगभग नहीं 6 महीना का अंतराल होता ही है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के बीच 6 महीना का अंतराल होना चाहिए, तो 6 माह का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रतिवेदन की समीक्षा करती है? तो ये लोक लेखा समिति है संसद की, यही समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है। तो लोक लेखा समिति है क्या? पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। तो भारतीय संसद के कुछ भारतीय संसद के जो कुछ जो सदस्य की समिति जो होती है, लोक लेखा समिति क्या है? लोक लेखा समिति भारत सरकार की खर्चों की ऑडिटिंग करती है। भारत सरकार द्वारा कितना खर्च हो रहा है और उसका ऑडिटिंग करती है, उसका लेखा परीक्षा करती है ये लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन भी कहा जाता है इसको। तो इस समिति में 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, टोटल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। लोक लेखा समिति को 1921 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से इसको गठित किया गया था। 1919 के माध्यम से 1921 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से 1921 ईस्वी में इसको लोक लेखा समिति का गठन किया गया था, जिसे मॉन्टफोर्ट सुधार भी कहा जाता है, मॉन्टफोर्ट सुधार। तो ये इसको लोक लेखा समिति क्या करता है? काम इसका है सरकार से जो भारत सरकार से जो खर्च हो रही है, भारत सरकार जो खर्च कर रही है उसका लेखा परीक्षा करते हैं, उसको ऑडिटिंग करती है, ये पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो उच्च सदन राज्यसभा होता है और संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद के रियासत प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि हैदराबाद के उस समय जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, तो जब सभी राज्यों को गठन हो रहा था, तो हैदराबाद अपने आप को स्वतंत्र रखा था। तो संविधान सभा में हैदराबाद के रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधानसभा के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान का विचार को प्रस्तुत किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता। स्वराज पार्टी की स्थापना स्वराज पार्टी की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। चित्तरंजन दास और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, तो हम देख रहे थे स्वराज पार्टी। तो संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी 1 जून 1923 ईस्वी को देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसको स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?
तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था? तो 1989 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। 1951 ईस्वी में संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था और अभी तक संविधान में संशोधन 103 बार हो चुका है, 103 बार। और पहली संशोधन 1951 में पहला बार संविधान में संशोधन हुआ था और अब तक 103 बार संविधान में संशोधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। हमारे संविधान में लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। जो हमारा संविधान में शब्दावली जो दिया हुआ है, शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान के कानून द्वारा स्थापित शब्दावली तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किस व्यक्ति ने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान के गठन की मांग की गई थी 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक, इनका मेन नाम था केशव गंगाधर तिलक और 23 जुलाई 1856 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई थी 1920 ईस्वी में ही मृत्यु हो गई थी इनको। तो एक भारतीय राष्ट्रवादी थे बाल गंगाधर तिलक, शिक्षक भी रहे, समाज सुधारक भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की एक स्थानीय स्वशासन की प्रक्रिया है और एक प्रणाली है और जिस तरह से नगर पालिकाओं तथा उप नगर पालिकाओं के द्वारा शहरी क्षेत्रों का स्वशासन चलता है, ठीक उसी प्रकार से पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है। तो भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू के समय में राजस्थान के नागौर जिला के बगधारी गांव में 20 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोकसभा आयोग का प्रावधान है? संघ और राज्यों के लिए लोकसभा आयोग का प्रावधान है। कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल में? तो ये 315 में संविधान के 315 अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोकसभा आयोग का प्रावधान है 315। तो आर्टिकल 315 संघ और राज्यों के लिए लोकसभा आयोग का गठन, इसमें गठन का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 315 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। 110 में अनुच्छेद 110 में प्रावधान किया गया है धन विधेयक का। इससे कर लगाना, कम करना या फिर बढ़ाना, उसको नियमित करना और इसमें कोई भी परिवर्तन करना हो तो आर्टिकल 110 के द्वारा ही किया जाता है। भारत सरकार की ओर से ऋण लेना हो, नियमित करना हो उसको, या फिर किसी भी अधिभार में परिवर्तन करना हो तो ये आर्टिकल 110 के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है? तो आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 में एक बार लगा और से 21 मार्च 1977 तक का रहा। 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित हुआ था ये। और तत्कालीन राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी थी और स्वतंत्र भारत के इतिहास में विवादास्पद और अलोकतांत्रिक समय था यह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो आर्टिकल 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशन के लिए आहूत करेगा और समय समय पर किसी भी सदन का सत्रावसान तथा लोकसभा का विघटन कर सकेगा। ये आर्टिकल 85 में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? तो 226 के द्वारा, अनुच्छेद 226 के द्वारा उच्च न्यायालय में इसको आर्टिकल 226 के द्वारा उच्च न्यायालय में 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा यह दिया गया है निर्देश परिवर्तित करने का, इसमें परिवर्तन इसके द्वारा किया जा सकता है। तो 226 के अनुसार आर्टिकल जो 226 है, तो 226 के अनुसार भारत के क्षेत्र के क्षेत्र के अंदर प्रत्येक न्यायालय के पास उनके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर सरकार सहित किसी भी व्यक्ति या फिर प्राधिकरण को मौलिक अधिकार के साथ साथ कानूनी अधिकारों के परिवर्तन के लिए आदेश, निर्देश या फिर रीट जारी करने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है और संविधान के तहत भारत गणराज्य का सर्वोच्च न्यायालय है। तो यह सबसे वरिष्ठ संवैधानिक न्यायालय है और इसके पास न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय है जो अंतिम अधिकार इसके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की धारा 370 किस राज्य पर लागू होती है? तो जम्मू कश्मीर। अब तो 370 हट गया है, पहले का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना या दस्तावेज जिसको बोलते हैं, तो किसी भी प्रस्तावना या उद्देशिका तो किसी दस्तावेज, जैसे हमारा संविधान ही हो गया, तो किसी दस्तावेज की प्रस्तावना या फिर उद्देशिका को उस दस्तावेज के आरंभ में अभिव्यक्ति वह कथन है जो उस दस्तावेज के उद्देश्य एवं उनमें अंतर्निहित दर्शन को प्रस्तुत करता है, तो वही प्रस्तावना है जिसको संविधान की आत्मा कहा गया है, प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? तो उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक बनाया गया है, उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या होता है? सेक्युलर, संविधान के प्रस्तावना में जो सेक्युलर शब्द प्रयुक्त है उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। कहने का मतलब है कि सभी नागरिक चाहे वो भी किसी भी जाति का हो, किसी भी वो अमीर हो या गरीब हो, तो सभी को अपने धर्मों की उपासना की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार बोल रहा है, अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहा है, पूरे भारत के अक्षांशीय विस्तार। तो हम अक्षांशीय भारत के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो अक्षांशीय विस्तार में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक इसका विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्री परिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? संघीय मंत्री परिषद से अपना पद को त्याग करने वाला पहला मंत्री था, पहले मंत्री थे श्याम प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है संघीय कार्यपालिका की शक्ति। आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है और वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी होता है और सभी प्रकार के आपातकाल लगाने या फिर हटाने वाला, युद्ध या फिर शांति की घोषणा करने वाला ही होता है। वह देश का प्रथम नागरिक होता है। तो राष्ट्रपति के पास पूरा अधिकार होता है
शक्ति होता है, संघीय कार्यपालिका की शक्ति पूरा राष्ट्रपति में निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी कि किसी सदस्य को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा पर लोकसभा आयोग के किसी सदस्य को उसके पद से हटाया जा सकता है। किस प्रकार से? राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था संगम युग में उरेयूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के अतिरिक्त चोलों ने कंबोडिया, सुमात्रा, मालदीव और बर्मा इनमें से किस स्थान पर सैन्य अभियान भेजे थे? तो मालदीव पर भेजे थे सैन्य अभियान। चोलों के द्वारा मालदीव पर भेजा गया था सैन्य अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोभना नारायण क्या है? शोभना नारायण थी नृत्यांगना है शोभना नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह की मृत्यु एक दुर्घटना के परिणाम स्वरूप हुई थी। यह दुर्घटना कैसी दुर्घटना थी? तो बारूद में आग लग जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। बारूद में आग, एक युद्ध के दौरान जब बारूद में आग लगा था तो बारूद को फटने के कारण शेरशाह की मृत्यु हुई थी। शेरशाह जिसका मकबरा सासाराम बिहार में है, शेर खां के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा शुद्धि आंदोलन को चलाया गया था। दयानंद सरस्वती ने इसको चलाया था, शुद्धि आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा गया है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक। तो ये थे आज के हमारे और सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।